हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सितंबर एंड दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट का सेक्शन सी का एक सवाल सॉल्व करेंगे। लार्जली ये सवाल हमारे पास रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक से पर्टेन करता है और कुछ हिस्सा इसमें IAS 21 का भी टेस्ट किया गया है। तो रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं इस सवाल को और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास स्क्रीन पर एक साइड पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे हमारे पास रिस्पॉन्स एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट है सवाल की उसको सॉल्व करेंगे और चीज़ों को देख रहे होंगे। तो हमें कहता है दिस सिनेरियो रिलेट्स टू द थ्री रिक्वायरमेंट्स। इस सवाल की तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले मैं रिक्वायरमेंट्स को रीड कर लेता हूँ, फिर हम सवाल की इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहता है कैलकुलेट यूजिंग द प्री फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड एंड इग्नोरिंग कोरल कंपनी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस द फॉलोइंग रेशियोज फॉर कोरल कंपनी एंड रीफ कंपनी। पार्ट ए में हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। एक हमें फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको राइट साइड पे फॉर्मेट नज़र आ रहा है। इस फॉर्मेट में हमें रेशियोज कैलकुलेट करने कोरल कंपनी के और रीफ कंपनी के, और यहाँ पर जो हमें रेशियोज कैलकुलेट करने पार्ट ए में रिक्वायरमेंट नंबर ए में, इसमें हम कोरल कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को इग्नोर कर देंगे। अच्छा, कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड गेयरिंग एंड डेट, गेयरिंग दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। बेसिकली गेयरिंग के दो फॉर्मूलाज होते हैं, या तो आप डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैलकुलेट करते हो या फिर डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी करते हो। तो उन्होंने हमें बता दिया कि गेयरिंग हमें डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो पार्ट डी में सिर्फ हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो 4 मार्क्स है इस पार्ट की। और ये चारों रेशियोज इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोरल कंपनी की वर्किंग, उनके रिजल्ट्स, रीफ कंपनी की वर्किंग, उनके रिजल्ट्स। फिर पार्ट बी में कहता है calculate the foreign exchange difference and using the pre-formatted response provided recalculate Coral company operating profit margin, return on capital employed and gearing that is debt divided by equity। 3 मार्क्स। सवाल में ऑब्वियसली कोई फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस की एडजस्टमेंट है, तो पार्ट बी में हमें फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करना है और फिर दोबारा से कोरल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और गेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। इस पार्ट की वेटेज 3 मार्क्स है। पार्ट सी में कहता है एनालाइज the performance and position of potential acquisition targets, explaining whether Aqua Company would exert control over its investment, and concluding with a clear recommendation on which company to invest in। अब ये पार्ट जो है इसकी हमारे पास मेजर मार्क्स हैं, 13 मार्क्स की वेटेज इस पार्ट की। इस पार्ट में हमें दोनों पोटेंशियल टारगेट्स, यहाँ पे मेरे ख्याल है कि ये रीफ कंपनी और कोरल कंपनी जो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस और इनकी पोजीशन को एनालाइज करना है। हमें ये बताना है कि एक्वा कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती नहीं। अब ये सवाल का डाटा रीड करेंगे तो हमें समझ आएगा क्या बात हो रही है, और हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलते हैं सवाल की इन्फॉर्मेशन की तरफ। कहता है एक्वा कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी लुकिंग टू ग्रो थ्रू एक्विजिशन। इट currently has $5.1 million of excess cash available for investment in one company only, and Coral Company and Real Company have been identified as potential target। अच्छा जी, तो हमारे पास एक कंपनी है एक्वा कंपनी के नाम से, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और ये ग्रो करना चाहती है, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है थ्रू एक्विजिशन, यानी कि दूसरे बिजनेस को एक्वायर करेगी। $5.1 मिलियन की इसके पास एक्सेस कैश अवेलेबल है, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो $5.1 मिलियन है। और ये दो में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, या तो कोरल कंपनी में या रियल कंपनी में। ये दो कंपनीज इन्होंने हमें आइडेंटिफाई करके दी है कि भाई ये दो कंपनीज हमारी पोटेंशियल टारगेट्स हैं। हमें ये बताना होगा कि कोरल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या रीफ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कहता है एक्वा इंटेंड्स टू टेक एन एक्टिव रोल इन द मैनेजिंग ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कंपनी की ख्वाहिश है कि कंपनी जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करे, अपनी इन्वेस्टमेंट में उनका एक एक्टिव रोल प्ले कर सके, यानी कि उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी मैनेजमेंट में उनका एक एक्टिव रोल हो। फिर कहता है both Coral Company and Reef Company operate in the same industry sectors, and extracts from the financial statement for the year ended 31st August 2006 are as follow। हमारे पास दोनों कंपनीज की ये बारे में बताया कि दोनों कंपनी किसी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, यानी कि इनका कंपैरिजन लाइक टू लाइक है। और हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2007 के कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो एक्सट्रैक्ट्स में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006 दोनों कंपनीज के, और जितने भी नंबर्स है ये थाउजेंड्स इन डॉलर्स है।
हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू का नंबर है, ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नंबर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस का नंबर है और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरिंग्स है। इसी तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं एज एट 31 अगस्त 2006। बैलेंस शीट पे हमारे पास इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज के नंबर है, करंट लायबिलिटीज और एसेट्स वगैरह का डाटा नहीं है। इक्विटी में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं और रिटेन अर्निंग्स आ रही है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में 8% लोन नोट्स आ रहे हैं कोरल कंपनी के, और लोन पेबल आ रहा है रीफ कंपनी की बैलेंस शीट पे। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, इसे भी रीड करता है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है ऑन 1 दिसंबर 2005, देखिए हमारा जो ईयर एंड है ना वो 31 अगस्त 2006 है, ठीक है। ऑन 1 दिसंबर 2005 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है। कोरल कंपनी परचेज एन आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर विच कॉस्ट 6 million dinar. Coral company paid the invoice in full on 30th April 2006. The foreign exchange difference has not yet been calculated or recorded. अच्छा जी, 1 दिसंबर पे यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कोरल कंपनी ने एक आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया किसी ओवरसीज सप्लायर से 6 million दिनार का, और इस परचेज की अगेंस्ट जो पेमेंट होगी ना वो 30 अप्रैल 2006 पे होगी, यानी कि एक्विजिशन भी हमारे ईयर में हो रही है, पेमेंट भी हमारे ईयर में ही हो रही है। लेकिन चूंकि हमने ये 6 million दिनार फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया तो जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आना है ना ये कैलकुलेट हुआ है ना ये रिकॉर्ड हुआ है। फिर आगे कहता है द रेलेवेंट एक्सचेंज रेट वर एज फॉलो, हमारे पास इन दोनों डेट्स पे एक्सचेंज रेट गिवन है 1 दिसंबर x5 और 30 अप्रैल 2006। दिनार टू $1 ये गिवन है, यानी कि 2 दिनार पर डॉलर एंड 3 दिनार पर डॉलर। फिर कहता है कोरल कंपनी 8% लोन नोट्स वर इशूड सेवरल ईयर्स अगो एंड दीज आर रिडीमेबल इन कैश ऑन 31 अगस्त 2008। कोरल कंपनी की बैलेंस शीट पे ये जो हमारे पास लोन नोट्स आ रहे हैं ना 8% 5 million के, कह रहा है ये काफ़ी सालों पहले इशू किए गए थे और इनकी रिडेम्पशन है, इनकी रिपेमेंट है 31 अगस्त 2008 पे। हमारा करंट ईयर एंड 31 अगस्त 2006 है और ये लोन नोट्स रिपे होने हैं 31 अगस्त 2008 में, यानी कि 2 साल के बाद इनको रिपे करना है। रीफ कंपनी negotiated a 2 million 10-year bank loan in August 2004 to fund the purchase of a new equipment. The principal is repayable in full at the redemption date. अच्छा, रीफ कंपनी ने, अगर रीफ कंपनी की बैलेंस शीट पे देखें तो लोन पेबल आ रहा है $2 million। कह रहे रीफ कंपनी ने ये $2 million का जो लोन लिया है ये 10 साल के लिए लोन लिया है 2004 में। 2004 में ये लोन लिया है 10 साल के लिए, तो इसका मतलब है ये रिपे होना है कोई 2004 में जाकर, 10 साल के बाद 2004 में जाकर ये रिपे होगा, और रिडेम्पशन के वक्त ही जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट पे की जाएगी। तो एक चीज़ हमें पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 से ये समझ आई कि अगर हम 31 अगस्त 2006 पे है तो ये लोन अगले 2 साल के बाद पे होना है और ये लोन तकरीबन अगले 8 साल के बाद पे होना है। देखिए 2004 में लोन लिया गया था, अभी हम 2006 पर हैं और ये 2004 या Y3 में जाकर रिपे होगा, यानी कि तकरीबन 7-8 साल के बाद ये रिपे होना है। फिर कहता है द पोटेंशियल प्राइसेस पर शेयर दैट एक्वा कंपनी में पे फॉर ईच कंपनी $1 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलो। हमारे पास दोनों कंपनीज के शेयर वैल्यू दी हुई है। दोनों कंपनी का जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल उसकी पार वैल्यू तो $1 है, लेकिन कोरल कंपनी का जो शेयर है इसकी पोटेंशियल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस $6 है और रीफ कंपनी का शेयर है $6.25 का। कहता है नाइदर कोरल कंपनी नॉर रीफ कंपनी हैव इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रेस्ड एडिशनल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2006। कह रहे दोनों ही इन्वेस्टमेंट टारगेट्स ने, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टारगेट्स कोरल कंपनी और रीफ कंपनी ने करंट ईयर में 31 अगस्त 2006 के ईयर एंड में कोई एडिशनल इक्विटी इशू नहीं की, कोई एडिशनल शेयर इशू नहीं किए और कोई एडिशनल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह नहीं ली है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तो हम एनालाइज करते वक्त यूज करेंगे। फॉर द टाइम भी अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट ए देखें तो इसमें हमें दोनों कंपनीज के ये चारों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। बड़े इजी से रेशियोज हैं। अगर मैं अपने पास इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए इसे देखूँ, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ये हमारे पास कोरल कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगेन सबकी वर्किंग भी शो कर देंगे। तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 4650 का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 14995 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
तो 4650 डिवाइडेड बाय 14995 और यहाँ कैलकुलेट भी कर लेंगे, या आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज टर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सेल में सॉल्व कर रहा हूँ तो इसे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। तो ये आ गया 31.01%। ऑलरेडी यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम रीफ कंपनी का कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4505 डिवाइडेड बाय 15015। 4505 डिवाइडेड बाय 15015 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया 30%। तो ये दोनों कंपनीज का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। इजी से फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। हमारे पास दोनों कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल है। कोरल कंपनी की बात करूं तो 1050 डिवाइडेड बाय 14995। 1050 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो दिस 1050 डिवाइडेड बाय 14995। इसी तरह रीफ कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो रीफ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1800 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू है 15015 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये आगे 11.99%। फिर हमारे पास हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो ये हमारे पास दोनों कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये हमारे पास दोनों कंपनी की इक्विटी के नंबर्स हैं और ये दोनों कंपनीज की नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि डेट के नंबर्स हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो कोरल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1050 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखेंगे इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो इसकी इक्विटी है 4000 और लायबिलिटी है 5000। ये बेसिकली 5 मिलियन है। सारे नंबर्स हमारे पास रुपीज इन थाउजेंड्स हैं। तो 1050 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4000 की इक्विटी प्लस 5000 का डेट यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और इसी को अगर यहाँ कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 11.67%। इसी तरह रीफ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाय इक्विटी है 6000 और डेट है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। 1800 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट और यहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ 1800 डिवाइडेड बाय 6000 प्लस 2000 तो ये आ गया 22.5%। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है गियरिंग रेशियो यूजिंग द फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इसी से फॉर्मूला है डेट का नंबर कितना है कोरल कंपनी का 5000, इक्विटी का नंबर कितना है 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 4000। इसी तरह रीफ कंपनी का डेट का नंबर है 2000 डिवाइडेड बाय इक्विटी का नंबर है 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 6000। तो ये हमने सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर एक कंप्लीटली सॉल्व कर ली। दोनों कंपनीज की हमने चारों रिक्वायर्ड रेशियोज कैलकुलेट कर लिए, प्रॉपर वर्किंग भी शो कर दी और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर ली, रेशियोज भी कैलकुलेट कर लिए। अब सवाल की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी इसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करना था और कोरल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और गियरिंग रेशियो रिकैलकुलेट करना था। देखें हमारे पास ये एडजस्टमेंट क्या थी फॉरेन करेंसी के हवाले से कि 1 दिसंबर पे हमने 6 मिलियन दिनार का एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा। इसकी पेमेंट 30 अप्रैल पे होनी है। दोनों डेट्स पे हमारे पास एक्सचेंज रेट गिवन थे और इन्होंने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को ना कैलकुलेट किया गया ना रिकॉर्ड किया गया। देखें अगर हम पहले थोड़ी सी एक वर्किंग करें, सबसे पहले 1 दिसंबर X5 पे हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हुआ होगा, पेबल क्रेडिट हुआ होगा। कितनी अमाउंट से 5 मिलियन दिनार की पेमेंट करनी है, 5 मिलियन दिनार की पेमेंट करनी है और एक्सचेंज रेट में दिया हुआ है 2 दिनार इज इक्वल टू डॉलर। 2 दिनार इज इक्वल टू डॉलर, इसे डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $2500। $2500
और इतने से हमने पेबल रिकॉर्ड कर देना, इतने से हमने पेबल रिकॉर्ड कर देना। तो 1 दिसंबर पे जो दिनार और डॉलर का एक्सचेंज रेट था वो 2 दिनार था, तो हमने क्या करा कि अपने पास एक पेबल रिकॉर्ड कर दिया। सॉरी 6 मिलियन दिनार का परचेस किया ना, 6 मिलियन दिनार का परचेस किया, तो ये 6 मिलियन होगा, ठीक है। 3000 हमने जो परचेस किया वो 6 मिलियन दिनार का परचेस किया, तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाई 2, इतने से पीपी और पेबल डेबिट क्रेडिट कर दिया। मैं यहाँ शो कर देता हूँ। अब इसकी पेमेंट होनी है 30 अप्रैल पे, तो 30 अप्रैल X6 पे जब पेमेंट होगी, तो पेबल चूंकि एक मॉनिटरी आइटम है, पेबल चूंकि एक मॉनिटरी आइटम है क्योंकि कैश आउटफ्लो होना है, फिक्स और डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, तो या तो आप पेबल को पहले रीमेजर कर लें, या जितना भी पेबल है उसे डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दे और बैलेंसिंग गेन और लॉस कैलकुलेट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं पेबल को पहले रीमेजर करके फिर सेटल करूं, या जितना भी पेबल है उसे डेबिट करके पेमेंट रिकॉर्ड करके बैलेंसिंग गेन और लॉस कैलकुलेट कर लूं, दोनों केसेस में सेम कंक्लूजन सेम आंसर तक पहुंचूंगा। तो पेबल डेबिट हो जाएगा 3000 से, 3000 का रिकॉर्डेड था। अब एक्चुअली कैश आउटफ्लो कितना होगा, देखिए 6 मिलियन दिनार की पेमेंट करनी है और 30 अप्रैल पे एक्सचेंज रेट $3 दिनार पर डॉलर हो गया, 3 दिनार पर डॉलर, तो अमाउंट बनेगी 6 मिलियन दिनार डिवाइडेड बाई 3, 6 मिलियन दिनार डिवाइड बाई 3, ये बन रहा है हमारे पास 6 मिलियन डिवाइडेड बाई 3, 2000। 3000 का हमने पेबल रिकॉर्ड किया हुआ था जिसके अगेंस्ट एक्चुअली पेमेंट हुई $2000 की, यानी कि हमारे पास FCY गेन आया जो कि ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, ये हमारे पास 1000 का फॉरेन करेंसी गेन आ गया। अब इस गेन से होगा क्या सर, इस गेन से हमारे जो एग्जिस्टिंग नंबर्स है कोरल कंपनी के ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएंगे, हमारे जो एग्जिस्टिंग नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए ये गेन जो है हमारा ऑपरेटिंग सेक्शन में रिकॉर्ड होगा, ये गेन हमारे ऑपरेशन से पर्टेन करता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सेक्शन में रिकॉर्ड होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसको समझिएगा, हमारे पास रेवेन्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कोई चेंज नहीं आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे कितने से, 1 मिलियन का गेन से, 1 मिलियन का चूंकि गेन है ना, तो ये गेन हमके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक तरीके से कम कर देगा, या यहाँ पर एक लाइन आइटम आ जाएगा फॉरेन करेंसी गेन का। इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 1050 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी है, प्लस 1050 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी है, और 1000 से ये इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 2050, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 2050। फिर इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी चेंज हो जाएगा, फिलहाल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1050 है, तो ये भी हमारा 2050 हो जाएगा। बैलेंस शीट पे अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जब 1000 से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि इन दी एंड आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो रिटेन अर्निंग्स में भी ये 1000 का इम्पैक्ट आएगा, तो रिटेन अर्निंग्स में जब ये 1000 का इफेक्ट आएगा, तो हमारी जो इक्विटी है जो कि फिलहाल 4000 है, 4000 है, ये 4000 से बढ़कर 5000 हो जाएगी, ये 4000 से बढ़कर 5000 हो जाएगी, और लोन पेबल पे कोई चेंज नहीं आएगा, लोन पेबल अपनी जगह ही रहेगा। तो ये नंबर्स हमारे चेंज हो गए फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को अकाउंट फॉर करने की वजह से। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट टू इक्विटी गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, रिवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 2050, दैट इज 2050, ये रेवेन्यू कितना है 14995, 14995 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2050 डिवाइडेड बाय 14995, ये आ गया 1, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड होगा ये, तो ये आ गया 13.67, मैं असल में मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए इतने पॉइंट्स नजर, इतने सारे डिजिट्स नजर आ रहे थे। 2050 डिवाइडेड बाय 1495, ये आ गया 13.67। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, तो रिवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 2050 डिवाइडेड बाय
रिवाइज इक्विटी कितनी है 5000 प्लस डेट का अमाउंट 5000 ही है, डेट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया, तो ये आ जाएगा 2050 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 5000 20.5%। और गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो रिवाइज इक्विटी का नंबर है 5000, डेट का नंबर अनचेंज है 5000, तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने तीनों रेशियोज रिकैलकुलेट कर लिए फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को अकाउंट फॉर करते हुए। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कितना था? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस था हमारा 1000 का गेन, 1000 का फॉरेन एक्सचेंज गेन है। ये सवाल का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सवाल का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सवाल के थर्ड पार्ट पे, जिसमें हमें कहता है कि एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द पोटेंशियल टारगेट्स। दोनों कंपनीज के हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन को एनालाइज करना है, और फिर हमें ये बताना है कि क्या एक्वा कंपनी अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं, और हमें रिकमेंडेशन देनी है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें, सबसे पहले अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो अगर हम दोनों कंपनीज का ग्रॉस प्रॉफिट देखें, तो कोरल कंपनी का और रीफ कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मोर और लेस इक्वली है, मोर और लेस बराबर ही है। हाँ, कह सकते हो कि कोरल कंपनी का 1% ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, वैसे तो 30% या 31% हम कह सकते हैं कि मोर और लेस इक्वली है, लेकिन चले, कोरल कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू रीफ कंपनी। अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर, अच्छा एक चीज इन्होंने ये भी बताई थी कि दोनों कंपनी जो है वो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, यानी दोनों बिजनेसेस सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर कोरल कंपनी का ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 1% स्लाइटली ज्यादा है रीफ कंपनी से, तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी कि या तो कोरल कंपनी रीफ कंपनी के मुकाबले हायर प्राइसेस चार्ज कर रही है, या तो कोरल कंपनी रीफ कंपनी के मुकाबले हायर प्राइसेस चार्ज कर रही है, या फिर कोरल कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को रीफ कंपनी के मुकाबले ज्यादा बेहतर मैनेज कर रही है, ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिमिलर कंपनी से ज्यादा आ रहा है, तो या तो हायर प्राइसेस हो सकती है, या फिर लोअर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो सकती है, यानी कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स हो सकती है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बात करें, तो रीफ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, लेकिन कोरल कंपनी का पहले ये था, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस को अकाउंट फॉर करने के बाद ये हो गया। अब एक चीज समझनी है कि कोरल कंपनी का पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 7%, लेकिन अब हो गया 13.67%, बढ़ गया। इसी तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 11.6%, लेकिन अब हो गया 20.5%। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज आया है ना, ये इस फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से आया है। और ये फॉरेन एक्सचेंज गेन एक वन ऑफ इवेंट है, एक वन ऑफ ट्रांजेक्शन है जो कि इस साल अराइज हुआ। अब ये वन ऑफ इवेंट या ये वन ऑफ गेन हर साल तो अराइज नहीं होगा ना, यानी कि जो कंपैरेबल नंबर है ना, वो कंपैरेबल नंबर यही है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज आया है, वो इस फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से आया है। और ये फॉरेन एक्सचेंज गेन सिर्फ इस साल अराइज हुआ क्योंकि हमने एक फॉरेन करेंसी एसेट बाय किया था, सब्सिक्वेंटली दिनार का एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गया। तो ये वन ऑफ इवेंट आने वाले सालों में तो अराइज नहीं होगा। तो ज्यादा बेहतर कंपैरिजन इन नंबर्स का बनता है, रादर देन कि हम इस नंबर को इससे कंपेयर करें, रादर देन कि हम इस मतलब हम बात करेंगे, लेकिन आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि एक बिजनेस सेंस या कमर्शियल सेंस ये कहती है कि जो रेशियो आप आने वाले सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस बेसिस पे आप बिजनेस डिसीजन लेते हो। अब देखें, ओरिजिनली कोरल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% है, रीफ कंपनी का 11.99 तकरीबन 12% है, और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद 13.67% हो गया। तो यहां पर हम कमेंट्री कैसे प्रोवाइड करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे इन परफॉर्मेंस को? सबसे पहले हम कहेंगे कि इवन दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कोरल कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज गेन is more than the reef company, but this is because of one of foreign exchange gain which will not arise in future years. कि apparently कोरल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है रीफ कंपनी से, लेकिन ये एक वन ऑफ इवेंट की वजह से है जो कि फ्यूचर में अराइज नहीं होगा। ऑन रेगुलर बेसिस कोरल कंपनी हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 7%, whereas reef company has operating profit margin of 12%.
इट्स मीन कोरल कंपनी is effectively managing its other operating expenses as compared, sorry, this represents that the reef company is managing its cost of sales more effectively than the coral company. ये नंबर इससे ज्यादा है, लेकिन ये वन ऑफ इवेंट की वजह से इनको कंपेयर करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, यानी कि रीफ कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेहतर कंट्रोल कर रही है, बेहतर मैनेज कर रही है एज कंपेयर टू कोरल कंपनी। इसी तरह अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी कोरल कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, जबकि रीफ कंपनी का 22.5% है, यानी कि सुपीरियर है। और अगर हम इस वन ऑफ इवेंट को हटा दें तो फिर कोरल कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कम हो जाता है 11.67%। यानी कि इसको मैं इससे कंपेयर करूं या मैं इसको इससे कंपेयर करूं, दोनों ही सिचुएशंस में रीफ कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है इन ऑर्डर टू जनरेट रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर्स। ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट करने के लिए अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है एज कंपेयर टू दी कोरल कंपनी। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हम सिर्फ इन रेशियोज की बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम और भी कमेंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास एक है कोरल और एक है रीफ कंपनी। इन दोनों कंपनीज का हम इंटरेस्ट कवर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस का नंबर दिया है। अब देखिए कोरल कंपनी का इंटरेस्ट कवर कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 1050 का प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस 1050 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 600, तो इसका इंटरेस्ट कवर आ गया 1.75। रीफ कंपनी का हम देखें तो 1800 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 18। यानी कि रीफ कंपनी का इंटरेस्ट कवर कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कोरल कंपनी। रीफ कंपनी का इंटरेस्ट कवर बहुत बेहतर है, 18 टाइम्स है एज कंपेयर टू कोरल कंपनी जिसका इंटरेस्ट कवर सिर्फ 1.75 टाइम्स है, यानी कि ये काफी ज्यादा रिस्की है। अच्छा, एक और चीज जो कि बहुत ही रेयर है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम में इस चीज को पिक कर सके, लेकिन चूंकि इसके आंसर को मैंने तो पहले देखा हुआ है तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बहुत रेयर है कि आप इसको एग्जाम में पिक कर पाए। देखिए, कोरल कंपनी के पास 8% लोन नोट्स हैं जिसकी वैल्यू है 5000, और रीफ कंपनी के पास लोन नोट्स हैं 2000 के। कोरल कंपनी के पास 5000 के लोन नोट्स हैं 8%, और रीफ कंपनी के पास 2000 के लोन है। इस पे इंटरेस्ट कितना है? 8%। लोन नोट्स पे इंटरेस्ट कितना है ये हमें सवाल में गिवन नहीं है, ये हमें सवाल में गिवन नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स कैलकुलेट करें तो 5000 का 8% बनता है, 5000 का 8% बनता है 400। 5000 का 8% बनता है 400, यानी कि इस 5000 के लोन नोट्स पे 400 का इंटरेस्ट है, जबकि कोरल कंपनी के पीएनएल में 600 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, 200 का एडिशनल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है। तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई और लोन हो जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिपे हो गया हो, कोई और भी लोन हो कोरल कंपनी के पास जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिपे हो गया, तभी उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, लेकिन बैलेंस शीट पे वो लोन नजर नहीं आ रहा, बैलेंस शीट पे सिर्फ ये 5000 का लोन आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 600 है जो कि 500 के 8% से ज्यादा बन रहा है, तो कोई और लोन था जो कि करंट ईयर में रिपे हो गया, इसलिए वो बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा। या फिर हो सकता है कि कोरल कंपनी का कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी चल रहा हो। अब यहाँ तो हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज का डेटा दिया है ना, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज का डेटा दिया है ना, करंट लायबिलिटीज का तो नहीं दिया। तो हो सकता है कि कोरल कंपनी के पास कोई जो है बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ रहा हो जिसपे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज हो रहा हो, इस वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पर 600 आ रहा है एज कम्पेयर टू 400। तो ये जिक्र सोल्यूशन के अंदर परफॉर्मेंस में कर देंगे। अच्छा, पोजीशन की बात करें, अब देखिए पोजीशन में बात करने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि हमें एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का डेटा तो नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो को देखूं तो रीफ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 33% है, यानी कि इसकी इक्विटी का सिर्फ 33%, इसकी इक्विटी के
इक्वलेंट 33% डेट रीफ कंपनी के पास है। इस वन ऑफ इवेंट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी कोरल कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 100% है। और अगर मैं इस वन ऑफ इवेंट को एक्सक्लूड कर दूं तो फिर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 125%, यानी कि रीफ कंपनी हाईली गियर्ड कंपनी है। सॉरी, कोरल कंपनी हाईली गियर्ड कंपनी है एज कंपेयर टू रीफ कंपनी। ये लेस लेवरेज है, सिर्फ 33% डेट है, यहाँ पर 125% डेट है, जब भी इसका इंटरेस्ट कवर इतना कम आ रहा है, इसका इंटरेस्ट कवर इतना ज्यादा आ रहा है। तो पोजीशन में हम ये बात करेंगे कि based on debt to equity ratio of 33% of Reef company and 125% before adjustment and 100% after adjustment of Coral company, Reef company is less geared as compared to Coral company, या Coral company is highly geared as compared to Reef company। फिर इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया था कि जो कोरल कंपनी का लोन है वो अगले 2 साल में पे होना है, रीफ कंपनी का जो लोन है वो अगले 6-7 साल के बाद पे होना है। अब यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी एसेट्स, हमें एसेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, हमें नहीं पता कि करंट एसेट्स में कितना कैश है, हमें लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, इट इज वी आर अनेबल टू कमेंट कि कोरल कंपनी अपना लोन अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही पे कर देगी, या 2 साल बाद इस लोन को पे करने के लिए कोरल कंपनी को कोई नया लोन लेना पड़ेगा या कोई एडिशनल शेयर्स वगैरह इशू करने पड़ेंगे। देखें, ये $5,000 का लोन अगले 2 साल में पे होना है, हमें कैश का डाटा नहीं दिया, हमें लिक्विडिटी का नहीं डाटा नहीं दिया, तो हम नहीं बता सकते कि क्या ये 5,000 का लोन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कैश से ही पे कर देगी, या इस लोन को रिपे करने के लिए कंपनी को कोई दूसरा लोन लेना पड़ेगा या फिर नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो ये बात हम कर देंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने 3-4 बातें या 4-5 पॉइंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में लिख दिए, 4-5 पॉइंट फाइनेंशियल पोजीशन में लिख दिया। फिर हमें कहता है कि एक्सप्लेन वेदर एक्वा कंपनी कुड एक्सर्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर इट्स इन्वेस्टमेंट। अब देखें, हमारे पास कोरल और रीफ, इन दोनों की शेयर प्राइस कितनी है? कोरल कंपनी की शेयर प्राइस है $6 और रीफ कंपनी की शेयर प्राइस है $6.25। हमारे पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये हमें सवाल में बताया था कि हमारे पास जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है वो $5.1 मिलियन है। ठीक है, तो अगर $5.1 मिलियन है तो मैं कितने कितने शेयर्स दोनों कंपनीज के बाय कर सकता हूँ? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी परचेस्ड, 5.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 और इसी तरह 5.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 6.25। तो मैं कोरल कंपनी के 850,000 शेयर्स परचेस कर सकता हूँ, रीफ कंपनी के 816 शेयर्स परचेस कर सकता हूँ, और टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स कितने दोनों कंपनी के हैं? अगर हम इनकी बैलेंस शीट भी देखें तो कोरल कंपनी का टोटल ऑर्डिनरी शेयर है 2000 और रीफ कंपनी का 1000, यानी कि कोरल कंपनी के 2000 में से मैं 850 शेयर एक्वायर कर सकता हूँ, रीफ कंपनी के 1000 में से मैं 816 शेयर एक्वायर कर सकता हूँ। तो शेयर होल्डिंग दैट कैन बी परचेस्ड 850 डिवाइडेड बाय 2000, यानी कि 42%। इसी तरह 816 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 81.6%। तो इन्होंने जो कहा था ना कि हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, इन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हम कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम कर पाएंगे। जो हमारे पास 5.1 मिलियन की अवेलेबल कैश है उसमें मैं कोरल कंपनी के 42% शेयर्स बाय कर सकता हूँ, यानी कि कोरल कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। यस, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यस कोरल कंपनी मेरी एसोसिएट बन जाएगी, मैं उसकी डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज आई विल बी हैविंग 42% शेयर होल्डिंग। लेकिन रीफ कंपनी के केस में मेरे पास 81% शेयर होल्डिंग होगी, यानी कि मैं इसको सिग्निफिकेंटली मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी डिसीजन मेकिंग, इसके मैनेजमेंट में, इसकी पॉलिसी में फुली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लास्ट में हमें कहता है कि क्लियर रिकमेंडेशन देंगे हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर यहाँ तो बड़ी क्लियर कट कंक्लूजन ड्रॉ हो रही है कि अगर हम रेशियोज को देखें तो रीफ कंपनी के रेशियोज काफ़ी बेहतर हैं, हम परफॉर्मेंस को देखें, इंटरेस्ट कवर को देखें, डेट टू इक्विटी को देखें, तो भी रीफ कंपनी के सारे आंकड़े जो है वो बेहतर है।
कंट्रोल की इंटेंशन को देखें तो रीफ कंपनी में हमारा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो सारी कंक्लूजन को सारी एनालिसिस को देखते हुए एक्वा कंपनी शुड इन्वेस्ट इन रीफ कंपनी, हमें रीफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो मैंने परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करते हुए की, पोजीशन को एक्सप्लेन करते हुए की, कंट्रोल के लिए बताई, कंक्लूजन के लिए बताई, ये सारी बातें आपने इसी मतलब अंग्रेजी के अंदर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कर देनी है। अब इसका ACCA का सजेस्टेड आंसर भी रीड करता है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर सजेस्टेड आंसर नजर आ रहा है आपको। ये पार्ट ए में रेशियोज कैलकुलेट किए जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे यहाँ पर। पार्ट बी में फॉरेन एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड किया, रिवाइज रेशियोज कैलकुलेट किए जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। हम इंटरप्रिटेशन एनालिसिस वाला पार्ट रीड करते हैं। कहता है Coral company gross profit margin of 31% is slightly higher than the Reef company 30% margin, suggesting that Coral company can charge a slightly higher selling price or has a small cost control advantage. दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे हमने ये कहा था कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ स्लाइटली 1% ज्यादा है, यानी कि या तो ये हायर प्राइस चार्ज कर रहा है या फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बेहतर कंट्रोल्ड है या एडवांटेज है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे। Coral company operating profit margin of 13.7%, including the foreign exchange gain of 1 million, is at first glance superior to Reef company 12% figure, which would suggest further efficiencies in control of operating expense. But Coral company has benefited from a 1 million foreign exchange gain, and excluding this one-off transaction, Coral company has an operating profit margin of only 7%, significantly lower than the Reef company, suggesting that Reef company is more efficient in controlling its operating cost in the period. तो अगेन वही बात की कि फॉरेन एक्सचेंज गेन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस नंबर, लेकिन ये वन ऑफ गेन की वजह से, अगर इस वन ऑफ गेन को हटा दें तो फिर ये काफी लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन है एज कम्पेयर टू दिस, यानी रीफ कंपनी अपनी अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट को ज्यादा बेहतर मैनेज कर रही है। इवन बिफोर एडजस्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द ईयर, रीफ कंपनी जनरेट्स अ सुपीरियर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. This indicates that Reef company is more efficient at generating profit from the capital employed compared to Coral company. Further, Coral ROS falls dramatically from 20.5% to 11% if the foreign exchange gain is excluded from its operating profit. Foreign exchange gain को incorporate करने के बाद भी Reef company का ROS ज़्यादा बेहतर है as compared to Coral. और अगर गेन को हटा दें तो ये सिर्फ 11.6%, तो इसका मतलब है रीफ कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। अब पोजीशन पे बात करते हैं। Coral company has significant amount of debt of 5 million which is repayable within the next 2 years, and Aqua company must ascertain whether they will be expected to offer guarantee over this debt. Coral company is highly geared at 100%, and this figure would have been higher at 125% had the company not benefited from the foreign exchange gain in the year 125. पहले उन्होंने कहा कि कोरल कंपनी हाईली गियर्ड है, अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन को मिला दे तो 100%, लेकिन अगर वो हटा दे तो फिर तो 125%, और फिर जो डेट है वो भी अगले 2 साल में पे होनी है। Coral company interest on expense of 600,000 are higher than the actual interest on 8% loan note for the year of 400. In the absence of 2005 comparative information, it is difficult to determine whether the additional 200 of interest expense relates to separate loan which has been repaid during the year, or alternatively an overdraft which have not been factored into the gearing calculation. ये वही बात कर रहा है कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 5000 के लोन पे, वो 400 बन रहा है, लेकिन सवाल में जो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 600 है। तो हमारे पास चूंकि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें नहीं पता कि पहले कोई लोन था जो ड्यूरिंग द ईयर रिपे हो गया या कंपनी का कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है। It is unclear from the information provided that cash resources are available to Coral company and it may need to consider issuing equity to finance the company, which would impact Aqua potential shareholding. फिर ये जो इसका कोरल का 5000 का लोन है ये भी अगले 2 साल में पे करना है, कैश की डिटेल्स नहीं है तो कमेंट करना मुश्किल है कि ये कैसे पे हो जाएगा या कहीं से फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं कंट्रोल पे। देखें, कोरल कंपनी का हम 42.5% शेयर एक्वायर कर सकते हैं, रीफ कंपनी का 80.16% जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। Aqua could potentially acquire 42% shareholding in Coral, giving them significant influence but not control, making Coral an associate which itself is unlikely to allow Aqua an active role in the management as desired. But
Aqua could potentially acquire 81.6% shareholding in Reef Company, giving control, being Reef Company a subsidiary and allowing Aqua Company to take an active role in the management. तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? Reef Company appears a better investment compared to Coral due to its higher operating profit margin and return on capital employed and low gearing. Further, since Aqua would acquire a controlling interest in Reef Company, it would be easier to integrate its activities into the newly formed Aqua Group. तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्राफ्ट कर देनी है। तो एक मुनासिब सवाल है रेशियो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टॉपिक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखता है। थैंक यू।